Hello friends, welcome to Parasol GS. Nishant here. Let's begin our third lecture in the series of rapid revision for polity topics. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, तो आज हम फटाफट देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी के अभी इस लेक्चर में जितना हम इम्पोर्टेंट कवर कर सकते हैं उतना करेंगे, फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता होगा कि जब सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह बन गए ब्रिटिश गवर्नमेंट में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इंडिया ने अपना प्रेशर बनाया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है हमारे लोगों के लिए, तो ब्रिटेन ने क्रिस्प प्लान बनाया, क्रिस्प मिशन कह सकते हैं, जो कि मार्च 1992 में इंडिया में आया एंड दे ऑफिशियली एक्सेप्टेड कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेनी चाहिए अपने लोगों के लिए एक नया संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वास्ते। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि हाँ भाई आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लीजिए, और इसके अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि किस प्लान के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर्स थे, उन तीनों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। टोटल नंबर ऑफ 389 मेंबर्स वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर एरियाज में थे, और 93 वो प्रिंसली स्टेट से आते थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मोटा माटी पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान, इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946। ये डेट आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और बाकियों ने 15। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर, और मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना होगा। इस इंटरिम गवर्नमेंट में वायसराय वाज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड नेहरू वाज मेड वाइस चेयरमैन। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेहरू चेयरमैन थे, नहीं, नेहरू वाइस चेयरमैन थे। इसके और भी मेंबर्स थे, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। ये बातें आपको बस पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आने वाले फैक्ट्स को जरा हम ध्यान से देखेंगे। अक्टूबर 26, 1946 को 5 मुस्लिम लीग मेंबर्स को इंक्लूड किया गया इंटरिम गवर्नमेंट में। अगर पूछा जाए कि इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के मेंबर्स शुरू से ही थे, तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको बाद में 26 अक्टूबर 1946 को लाया गया। फर्स्ट सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was made temporary president and Muslim League boycotted this session। ये भी बात आपको पता होगी। 12th सेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। बी आर अम्बेडकर जी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट किया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा, बी आर अम्बेडकर, बी फॉर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। देयर वर 15 women members लाइक सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, और ऐसी महिलाएं और भी थीं जो कि 15 थीं। सीट्स वेयर अलोकेटेड इन प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि पॉपुलेशन के बेस पे ही सीट्स अलोकेट की गई थी, हर 10 लाख पे एक सीट दिया गया था। ये आप याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑन दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो आगे चल के आपका क्या बना, प्रीएम्बल बना। ये बात बहुत गौर से याद रखिएगा। अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
ये डेट आप याद रखिए, सारी डेट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ जाएगा। अगर आप अभी ध्यान से नहीं देखेंगे तो एग्जाम हॉल में पंखे की ब्लेड्स को गिनेंगे, तो इससे अच्छा है अभी आप ध्यान से देखिए। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 114 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और ये किस साल से सबसे पहले मनाया गया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे जब ये बना, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, जो कि अभी बढ़ के 12 शेड्यूल हो गए। Our constitution came into effect on 26 of January 1950। असेंबली सेशन, लास्ट असेंबली सेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को था। यह आप ध्यान में रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। 1947 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट या अडॉप्ट किया गया। आइए देखते हैं इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट में किसने किस मिनिस्ट्री की ओथ ली थी। यहां से कई बार सवाल फ्रेम किए जाते हैं। तो आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इनके पास फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी थी, क्योंकि इनके संबंध और देशों से बहुत अच्छे थे और राजनयिकों से। आगे देखते हैं, सरदार पटेल। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स मिनिस्ट्री भी दी गई। अब सरदार कौन होता है घर का? जिस वही सरदार हो बनेगा जिसको और जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं और जितने छोटे छोटे स्टेट्स हैं उससे अच्छे संबंध हैं। और ये कैसे संबंध होंगे अच्छे? जब उनका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, एक दूसरे के बीच काफी अच्छा संवाद होगा। तो इसलिए सरदार पटेल को बनाया गया। आर के सन्मुखम चेट्टी, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब चेट्टी कास्ट जो है एक मर्चेंट क्लास है। आपको पता भी होगा कि तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका एरिया में ये होते हैं, तो इसलिए इनको फाइनेंस दिया गया। सरदार बलदेव सिंह जी, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई। अब डिफेंस, जिसके पास बल होगा उसी वही तो देश की या घर की रक्षा कर पाएगा, इसलिए इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री दी गई। अब राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से आते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, इनका इंटरेस्ट भी था, तो इनको एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री दी गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई। अब आपके दिमाग के जो उलझे हुए ख्याल हैं वो कैसे आजाद होंगे? जो आप जिन विचारों में उलझ जाते हैं कभी कभी, वो कैसे आजाद होंगे? तो जब आपके पास शिक्षा होगी। तो इसलिए इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई। जॉन मथाई जी, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। अब आपको पता ही है कि रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट कितना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें माथापच्ची ज्यादा होगी, इसलिए मथाई जी को माथापच्ची करने के लिए रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दे दिया गया। बी आर अम्बेडकर जी, सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका क्या रोल है, और सबको पता है इनको लॉ की जानकारी, लॉ की डिग्री इनके पास थी, इनको लॉ मिनिस्ट्री दिया गया। जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्ट्री दिया गया। अब राम जी क्या कहते हैं कि आपका जीवन जो है वो कैसे जगमग होगा, कैसे रोशन होगा? जब आप लेबर करेंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे। तो इसलिए जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्ट्री दिया गया। सी एच भाभा, सी एच भाभा को कॉमर्स दिया गया, सी फॉर कॉमर्स, इसलिए सी एच भाभा को कॉमर्स दिया गया। रफी अहमद किदवई, इनको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई। आपको पता होगा कि मोहम्मद रफी कितने फेमस और टैलेंटेड सिंगर थे हमारे देश में, तो इनका कम्युनिकेशन भी अच्छा था, तो रफी अहमद किदवई जी को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई। राजकुमारी अमृत कौर, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया। अब आपका हेल्थ कैसे अच्छा होगा? जब आप अमृत पिएंगे, और हेल्थ अच्छा होगा तो आप राजकुमार या राजकुमारी की तरह अपना जीवन बिता सकेंगे, इसलिए इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको इंडस्ट्री एंड सप्लाई दिया गया। आपको पता होगा श्याम मतलब, श्याम किसे कहते हैं? भगवान का नाम है। श्याम जी का प्रसाद आपको कैसे मिलेगा? जब आपको प्रसाद दिया जाएगा, सप्लाई होगा, तो इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्ट्री दिया गया। एनवी गाडगिल जी, इनको पावर एंड मिनिस्ट्री माइंस दिया गया।
अब गॉड के पास क्या होता है, गॉड के पास अल्टीमेट पावर होता है, तो इसलिए एनवी गाडगिल जी को पावर एंड माइंस दिया गया। ये सब छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो आपको याद करने में, रिकॉल करने में चीजों को हेल्प करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको रट के बैठें, बस एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि देयर वर 14 मेंबर्स इन न्यू कैबिनेट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम। ये सवाल भूले भटके पूछा जा सकता है। ये ऊपर दिए गए इंफॉर्मेशन का टैबुलर फॉर्म है, आप इसको आसानी से यहाँ से नोट्स आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, इसलिए दिया गया है। आइए देखते हैं मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि किसको कौन कौन सी पोर्टफोलियो दी गई कमिटीज की। तो सबसे पहले नेहरू जी को 3 पोर्टफोलियो दी गई, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसमें क्या था, यूनियन पावर्स कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, स्टेट्स कमिटी। अब नेहरू जी का जो जो नेहरू जी की पकड़ थी वो यूनियन और स्टेट्स के रिलेशंस पे थी और कॉन्स्टिट्यूशन पे थी, इसलिए यूनियन पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स कमिटी दी गई। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। प्रोविंस का सरदार कौन था, तो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये भी सरदार पटेल जी को दिया गया, क्योंकि ये इनकी पकड़ स्टेट्स में ज्यादा थी, तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स को मैनेज कर लेते थे, प्रोटेक्ट कर लेते थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, ये जेबी कृपलानी जी को दिया गया। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी जो था वो जेबी कृपलानी जी को दिया गया। माइनॉरिटी सब कमिटी वो एस.सी. मुखर्जी जी को दिया गया। एम फॉर मुखर्जी, एम फॉर माइनॉरिटी, यहां से आप याद रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल ऑफ एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी, ये गोपीनाथ बारदोली। तो बारदोली से आपको बोडो याद आ रहा होगा, बोडो एक ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल्स हैं, और ये ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में ये मिलेंगे आपको। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी दिया गया एवी ठक्कर जी को। ड्राफ्टिंग कमेटी आप सबको पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इनको रूल्स और रेगुलेशंस की ज्यादा समझ थी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, चेयरमैन रह चुके थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसलिए इनको स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी दिया गया। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि ड्राफ्टिंग सब कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अंतर्गत बनाई गई, इसमें और भी मेंबर्स थे, नोट कर सकते हैं आप। एन गोपाला स्वामी, अलादी कृष्णम स्वामी, अय्यर, बी आर अम्बेडकर, ये खुद थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्तर। बी एल मित्तर की हेल्थ खराब होने की वजह से इनकी जगह पे एन माधवा राव ने ली। और लास्ट थे डीपी खेतान साहब। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। आइए देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, तो देखते हैं किस देश से क्या क्या लिया गया। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरलिज्म यानी लोकसभा राज्यसभा, सिंगल सिटीजनशिप, प्रेरोगेटिव रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस एटसेट्रा, स्पीकर सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस। कनाडा से क्या लिया गया, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर्स टू सेंटर, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्टिंग प्रेसिडेंट वया इलेक्टोरल कॉलेज, नॉमिनेशन ऑफ 12 राज्यसभा मेंबर्स बाय
प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये शायद आप भूल जाएं कि नॉमिनेशन कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 301। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन से आर्टिकल में है, 108 बाई सिंपल मेजोरिटी। यहां लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रियम्बल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश और हिंदी नहीं है, बल्कि ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, किस तरीके से इस प्रियम्बल को फ्रेम किया जाए और कैसे लिखा जाए, ये चीज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब वहां हिटलर शाही था ही, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस 368, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये आप ध्यान में रखेंगे। जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया गया। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान्स और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। पूछ सकता है कि प्रियम्बल में जो जस्टिस के आइडियल्स हैं वो कहां से लिए गए, तो वो रशिया से लिए गए। फ्रांस से क्या लिया गया, तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आइडियल्स इन प्रियम्बल, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि फ्रांस से लिया गया। फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके बाद ये कंसेप्ट वहां से लिए गए। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, जबकि ब्रिटेन का अनरिटन है। अनरिटन मतलब ये नहीं कि आए गए, हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है, वहां पे एक बुक की तरीके में नहीं है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इंडिया एक क्वाजी फेडरल है, ये किसने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए, केसी वेयर, इन्होंने इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा था। आइवर जेनिंग्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक पॉलिटिकल थिंकर है, इन्होंने इंडिया को कहा था फेडरल विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। कभी कभी एग्जाम हॉल में पूछ देता है। चलिए देखते हैं अब फेडरल फीचर्स क्या हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड रिजिडिटी। अब आपको सवाल आ रहा होगा कि ये फेडरल इनको क्यों कहते हैं। फेडरल भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेडरल यूनिट्स यानी स्टेट्स की को प्रोटेक्ट कर सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। वो कैसे होगा, तो जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब कुछ लिखा होगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय द बुक। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात मानी जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि स्टेट्स के यानी फेडरल यूनिट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। डिवीजन ऑफ पावर होंगे कि कौन किसके हिस्से में कौन सा काम आएगा, सब खिचड़ी नहीं बनाएंगे। और रिजिडिटी होगी एक तरीके से, तो फेडरल जो यूनिट्स होंगे उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। यूनिटरी फीचर्स में क्या आएंगे, सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, रेसिड्यूरी पावर्स गिवन टू सेंटर। आपको समझ में आ रहा होगा ये यूनिटरी क्यों है। एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया इंडिया को, 18 साल एज कर दी गई 21 साल से बाय 61st अमेंडमेंट। ये आया 1988 में, बट इट केम टू इफेक्ट इन 1989। इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्यों है, क्योंकि यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, ना कि हेरिडेटरी है, ना कि किसी के बाप दादा प्रेसिडेंट हैं तो उसके बच्चे भी प्रेसिडेंट होंगे, ऐसा नहीं है। इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। रियल हेड कौन है, रियल हेड आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कुछ अमेंडमेंट्स के लिए, कुछ प्रोविजंस के लिए, कुछ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहां से आती है, पीपल ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्रिप्स प्लान 1942 में आया। इट फर्स्ट मेंशन ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में इक्का दुक्का पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले मेंशन किसने किया, तो क्रिप्स प्लान ने मेंशन किया।
British government officially accepted demand for Constituent Assembly in 1940. केशवानंदा भारती केस इन 1973 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। और ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। ना जी, बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट की देन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली बेसिक स्ट्रक्चर का कोई जिक्र नहीं है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा प्रीएम्बल क्या है और कैसे बना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रीएम्बल को ही, क्योंकि कई बार यहाँ लैंग्वेज पूछी जाती है। प्रीएम्बल देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये आपको पूछा जा सकता है क्रम कि सबसे पहले सोवरेन है कि सोशलिस्ट है कि रिपब्लिक है कि डेमोक्रेटिक है। ये आप ध्यान में रखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस, social, economic and political, 1 2 3। How many types of justice are mentioned? 3 types of justice। ये भी पूछा जाता है 1 2 3 4 करके। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको एक एक वर्ड प्रियम्बल का याद होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। Our Constituent Assembly in this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो यहां से ये सवाल बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन्ड है, और उसमें दे देगा कि डेट ऑफ अडॉप्शन। यस, 26 नवंबर मेंशन्ड है इसमें भाई, लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से आप पढ़िए। अब एग्जाम आ गया तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब बाबू सोना को कम टाइम दीजिए। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द कोर वैल्यूज, फिलोसफीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। टू डिक्लेयर इंडिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कमिटेड टू जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसमें प्रीएम्बल हमें गाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे लिख दिया है, इसका यूज नहीं है, इसका बहुत बड़ा यूज है। ये एक गाइडिंग फैक्टर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फोर फादर्स ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, काफी सोच समझ के इसको दिया है। इट इज एज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, क्या होगा, ये सब इसमें बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन 13th of December 1946। आपको ये डेट याद रखनी होगी कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया, जो कि यूनानिमसली पास हो गया 22 जनवरी 1946। सॉरी, ये पास हुआ और अडॉप्ट हो गया 22 जनवरी 1947 को, जो कि आगे चल के प्रीएम्बल बना। बीएन राव ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट पेश किया पहला 4 जुलाई 1947 को, और फिर ये आगे चल के यही कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसको कई बार चेंज किया गया, डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, और ये केम इनटू फोर्स ऑन 26 of January 1950। प्रीएम्बल बिगिंस विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिकेटिंग सोवरेनिटी कि हम हैं, हम भारत के लोग, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और हमने इस देश को बनाया है। आइडियल्स आर डिक्लेयर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए पढ़ दिया है। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस देख सकते हैं। बेरूबारी यूनियन केस 1960, इसमें प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप ध्यान से देखिए। यूजफुल फॉर इंटरप्रिटेशन बट नॉट बाइंडिंग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि प्रीएम्बल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसके बेसिक स्ट्रक्चर का भी, पर यह हटाया नहीं जाएगा।
LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में कहा प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन जस्टिसिएबल। ये सब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि किस केस में क्या कहा गया कि पार्ट है कि नहीं है। 42nd Amendment 1976 is the only one amendment which has been done to preamble, and it added socialist, secular, and changed unity to unity and integrity. प्रीएम्बल को 368 के अंतर्गत इसको अमेंड किया जा सकता है, पर इसकी मूल संरचना को नहीं छेड़ा जा सकता, ये अक्षुण्ण रहेगी। इसके सिग्निफिकेंस वगैरह आप देखिएगा, समराइज टेबल भी है। चलिए देख लेते हैं शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन से शेड्यूल में क्या कहा गया है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ टेरिटोरियल एक्सटेंट आर्टिकल 1 and 4 is being given. सेकेंड शेड्यूल में provisions related to emoluments, allowances, privileges of president, speaker, governor, deputy speaker of Lok Sabha, legislative assembly, chairman, deputy chairman of Rajya Sabha, legislative council, judges of supreme court and high court and CAG भी mentioned है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इन सारे आर्टिकल्स को आप देखेंगे। बताइए आर्टिकल 148 किसके लिए है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ये काफी इजी है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ फॉर यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एमपीज एंड एमएलए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग। ये भी दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और कैग के लिए शपथ। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 80 क्या कहता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 244। सिक्स शेड्यूल में दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। सेवेंथ शेड्यूल इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। आप उनके कितने एलिमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। एट शेड्यूल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 351 क्या कहता है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नाइन्थ शेड्यूल Acts and regulations of state legislatures dealing with land reforms and abolition of zamindari system and of parliament dealing with other matters. 10th schedule disqualification of members of state legislature on ground of defection. ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 11th शेड्यूल पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243G। 12th शेड्यूल पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243W। अब आपको एक न्यूमोनिक्स पता होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। आप इसको देखिए, वैसे तो बहुत जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पर आप एक बार देख लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM यानी पहले में टेरिटरीज, दूसरे में इमोल्यूमेंट्स, तीसरे शेड्यूल में एफर्मेशंस, ओथ एंड एफर्मेशंस, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा, फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज एंड सिक्स शेड्यूल में अदर शेड्यूल एरियाज, सेवेंथ शेड्यूल में फेडरल स्ट्रक्चर यानी 3 लिस्ट हैज बीन गिवन। एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म्स दिया गया है। 10th में आपको डिफेक्शन और 11th में पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ पंचायत और 12th में म्युनिसिपैलिटीज। ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये रहा आज का लेक्चर।
हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये लेक्चर्स आप देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो रिवीजन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।